बच्चों, हम सूचकांक के अंतर्गत हमने देख लिया है कि भारित समूह विधि से कैसे हम सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं, मूल्यानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, भारित समूह विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये चीजें हमने देखा। जो आंकड़े हमें प्राप्त है उसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो सूचकांक के लिए जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया है थोक कीमत सूचकांक। थोक कीमत सूचकांक मतलब जो हम थोक रेट पर हम वस्तुएं जब खरीदते हैं तो उसमें थोक कीमत सूचकांक के अंदर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है। जैसे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक के विपरीत इसके लिए कोई भी संदर्भ उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती है, बल्कि इसके अंतर्गत मद शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि नाई के प्रभार या मरम्मत आदि के, ये सारे प्रभार जो होते हैं वह उसमें शामिल नहीं होते हैं। उसी तरह से 93-94 को भी आधार वर्ष मानते हुए यदि हम 2005 में थोक कीमत सूचकांक जो है 189.1 है, तो इस कथन को हम अभिप्राय यह है कि इस अवधि के दौरान सामान्य कीमत जो है 89.1% की जो है उसमें वृद्धि हुई है। इस तरह से हम उसमें पता कर सकते हैं। उसी तरह से फिर है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कैसे हम ज्ञात करेंगे? उसके लिए अनेक उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन के स्तर में जो परिवर्तन को मापता है उसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उत्पादन शामिल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो मूल्यानुपात की भारित औसत सूचकांक के लिए हम सूत्र क्या याद करेंगे? सेकंड P01 सिग्मा Q1 गुणा WW। हमने आपको बताया था कि भार को सूचित करता है, उसे सिग्मा W गुणा 100। ये सारी चीजें ये दी हुई है, इसको हम उस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि औद्योगिक समूह सूचकांक को हम उसके साथ उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कृषि उत्पादन सूचकांक। कृषि उत्पादन का सूचकांक परिणाम जो है मूल्य अनुपातों का एक भारित औसत होता है। इसकी आधार अवधि त्रैवार्षिक होती है, जिसका अंतिम वर्ष जो है 1981-82 है, और उसके बाद फिर 2003-04 में कृषि उत्पादन सूचकांक जो है 179.5 था। इसका अर्थ ये है कि 3 वर्षों में जो ये 79-80, 80-81, 81-82 में के दौरान जो कृषि उत्पादन में औसत जो है 79.5% की वृद्धि हुई है। इस तरह से सूचकांक का जो भार है वह 63.92% है। फिर यहाँ पर देखेंगे संवेदी सूचकांक। संवेदी सूचकांक जो है वह संवेदी से ही समझ में आ रहा है, सेंसेक्स या फिर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। जैसे कि सोने या चांदी का भी हम देखते हैं कि उसके भाव घटे हैं या बढ़े हैं। उसी तरह से हम समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पढ़े होंगे जो संवेदी सूचकांक के जो 8,700 का आंकड़ा पार कर लिया हो, जैसे BSE जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो कि 8,650 अंकों पर बंद हुआ, और निवेशकों की संपत्ति जो है 9,000 करोड़ रुपए में की वृद्धि हुई। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस तरह के अंक पार किया होता है। फिर जो बंद होने के स्तर पर एक नया रिकॉर्ड है उसे हम संवेदी सूचकांक में, यह वृद्धि आज तक का सर्वोच्च स्तर है जो सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था एक अच्छी दशा को दर्शाता है या सूचक है। जैसे जैसे शेयर की कीमत में वृद्धि होती है, संवेदी सूचकांक में क्या होता है? वृद्धि होती चली जाती है, और ये प्रतिबिंबित होती है कि शेयर धारकों की संपत्ति का मान जो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे सूचकांक की जो रचना होती है उसके बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको जानना आवश्यक है। जैसे कि सूचकांक का जो उद्देश्य है उसके बारे में यह स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि किसी को मूल्य सूचकांक की आवश्यकता हो तो उसका सूचकांक का परिकलन अनुपयुक्त होगा। फिर दूसरा अपने पास है, जब उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना कर रहे हो तो उपभोक्ता समूहों की मद का महत्व वाले नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सूचकांक की रचना कर रहे हैं। उपभोक्ता जैसे समूहीकरण विधि हमने देखा था तो वह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। फिर उसी तरह से पेट्रोल की कीमत में वृद्धि शायद प्रत्यक्ष रूप से किसी निर्धन कृषि मजदूर की जीवन स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। वह किसको प्रभावित करेगा? जो बड़े किसान होंगे उनको प्रभावित करेगा। इस तरह से हम देखते हैं उनके मद जो होते हैं वह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उनको परिवर्तन की सही जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। फिर सूत्र के अनुसार हम चुनाव के विषय का भी अध्ययन किए जाने के प्रश्न प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि लेस्पियर के सूचकांक, पासे के सूचकांक के बीच केवल सूत्रों में प्रयुक्त भारों की भिन्नता है। फिर उसी तरह हम देखेंगे कि आंकड़ों के अनेक स्रोत हैं जिसमें विश्वसनीयता भी क्या होती है?
जो आंकड़े होते वह भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कम विश्वसनीयता आंकड़े जो होते हैं वह भ्रामक परिणाम भी देते हैं। इस तरह से उनमें क्या करना होगा, हमें सावधानी बरती जानी चाहिए, जिससे कि प्राथमिक आंकड़े को प्रयुक्त किया जाता है और साथ ही साथ कोशिश ये की जाती है कि सर्वाधिक विश्वसनीय द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत का ही चुनाव क्या करना चाहिए, किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे अर्थशास्त्र में सूचकांक। अर्थशास्त्र में जो सूचकांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो थोक कीमत सूचकांक, इसको किससे दर्शाया गया, WPI। फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्रोडक्ट है। फिर औद्योगिक उत्पादन IIP, इंडस्ट्रीज है। फिर उसके बाद है नीति निर्माण में व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है वह निर्वाह सूचकांक, मजदूरी समझौता, आय नीति, कीमत, किराया नियंत्रण, कराधान, सामान्य आर्थिक नीतियां जो होती है उसके निर्माण में ये कैसी होती है, सहायक होती हैं। फिर थोक कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग भी हम समुच्चयों की कीमत में परिवर्तन जैसे राष्ट्रीय आय है, पूंजी निर्माण है आदि परिवर्तनों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है थोक कीमत सूचकांक जो है इसका प्रयोग सामान्य रूप से हम मुद्रा स्फीति के दर को मापने के लिए करते हैं, जिसमें मुद्रा स्फीति की कीमत जो है सामान्य तथा निरंतर वृद्धि को कहते हैं, जिसमें कि मुद्रा स्फीति यदि बढ़ जाती है तो मुद्रा की पारंपरिक गुणों जैसे विनिमय का साधन है, लेखों की इकाई है आदि को वह खो सकती है। इस तरह से मुद्रा के मूल्य में कमी का होना साप्ताहिक मुद्रा स्फीति की निम्न दर जो है उसको दर्शाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सूत्र दिया हुआ है XT1 फिर XT-1 तो गुणा 100, यहाँ पर ये जो है T-1 वे सप्ताहों के थोक कीमत सूचकांक को दर्शाता है। उसी तरह से उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI की मुद्रा की क्रय शक्ति एवं वास्तविक जो मजदूरी होती है उसके परिगणन के प्रयोग किया जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति 1/, निर्वाह सूचकांक है, वास्तविक मजदूरी जो है मौद्रिक मजदूरी बटे निर्वाह सूचकांक गुणा 100 है। इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। फिर हमें ये सूचकांक कहाँ से मिलते हैं, सामान्य रूप से ये सूचकांक जो है नियमित रूप से हम आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है, ये प्रकाशित किए गए जो थोक कीमत सूचकांक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है और प्रमुख फसलों के उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा विदेशी व्यापार सूचकांक आदि होते हैं, जिनके माध्यम से ये सूचकांक या आंकड़े जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। अब सारांश जो है हम ये कह सकते हैं कि जो सूचकांक की जो विधि है आपको मदों में बड़ी बड़ी संख्या में परिवर्तनों को एकल माप के द्वारा परिकलित करने के योग्य बनाती है। और सूचकांकों का परिकलन जो हम करते हैं कीमत और मात्रा आदि के लिए किया जाता है। तो इस तरह से सूत्रों से भी यह स्पष्ट होता है कि सूचकांक की रचना प्राप्त जो हम करते हैं अंकों को सावधानी के साथ निर्वचन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ जो शामिल किए जाने वाले जो मद होते हैं, तो जो मद होते हैं उनकी आधार अवधि का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से विभिन्न प्रयोगों से पता चलता है कि सूचकांक की जो नीति निर्धारण होती है यह कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूचकांक के जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं किस तरह से प्राप्त होते हैं, उन्हें उसमें भी हमें बहुत सारी सावधानियां बरत